नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आप सबके सामने हिंदी व्याकरण में संज्ञा लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोक संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसे कैसे पहचानते हैं, इत्यादि अनेकों प्रकार की बातें जानेंगे। आज तक आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, जो पढ़ा है वो अच्छा है। और संज्ञा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करते हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करते हैं, इन सबको मैं लेके इस वीडियो में आया हूँ। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होता है, कैसे सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई भी आपको इस वीडियो में समस्या हो रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अब हम लोग चलेंगे, आपके लोगों के समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, या हम संज्ञा को कैसे पहचान सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझा पाऊँ और आप अच्छा से समझ पाएँ। तो देखेंगे संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। या सरल में हम लोग बता सकते हैं, किसी भी नाम को, इस दुनिया में कोई भी नाम अगर आप ले लें तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, या हमें कोई भाव आता हो, ये सब संज्ञा ही कहलाती है। तो जैसे राम, सीता, किताब, ताजमहल, आगरा, दिल्ली इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ में, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, सीता एक लड़की का नाम है जो व्यक्ति है, किताब एक वस्तु का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है। मैंने पहले ही बताया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस प्रकार हम लोग संज्ञा, किसी भी संसार के किसी भी नाम को हम लोग रख देंगे, कोई नाम ले लें वो संज्ञा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, देखिए मैं नीचे दिखाया हूँ नोट, सभी नाम संज्ञा है सिर्फ रंगों के नाम को छोड़कर। देखिए आज तक आपको जिसने भी पढ़ाया होगा, आप स्कूल में पढ़े होंगे, यूट्यूब के द्वारा पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे, एक ही चीज़ मिलता है कि किसी नाम, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि हर नाम संज्ञा है, लेकिन रंगों के नाम को छोड़कर, क्योंकि रंग का नाम विशेषण होता है। जैसे हमने बोल दिया कि राम की गाय काली है, तो काली नाम दे दिया मैंने काली, लेकिन काली उसकी विशेषण है, उसकी विशेषता है, न कि वो संज्ञा है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, हर समय अपने दिमाग में ये चीज़ को बैठा के रखना है कि इस संसार के सभी नाम संज्ञा हैं सिर्फ रंगों के नाम को छोड़कर। संज्ञा के प्रकार, आज तक हम लोगों ने देखा है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कोई लोग मानते हैं संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो ये सब के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
वैसे मैं यहाँ में बता रहा हूँ कि संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ में भी एक ध्यान देना है कि नोट में मैंने दिया हूँ, आप लोग इसको ध्यान दें। द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा दोनों पहले जातिवाचक संज्ञा का ही भेद थे। इसलिए जब द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों जातिवाचक संज्ञा के भेद थे, इसलिए संज्ञा को 3 प्रकार से माना गया था। लेकिन अभी मानक हिंदी के अनुसार इसे 5 प्रकार का माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मानक हिंदी ने इसे स्वतंत्र रूप दे दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी और आप लोग इसे नोट करके रख लें कि द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा दोनों पहले जातिवाचक संज्ञा का ही भेद थे, लेकिन अभी मानक हिंदी के अनुसार इसे स्वतंत्र रूप दे दिया गया, इसलिए संज्ञा 5 प्रकार की मानी जा रही है। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही सरल तरीके से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो के माध्यम से मैं हर बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगा और आज के बाद संज्ञा में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, अब हमने यहाँ में एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्ति को दिया हूँ, तो व्यक्ति में हम लोग देखेंगे मोहित, अभिषेक, कविता, प्रिया इत्यादि। ऐसे अनेकों नाम ले सकते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, मोहन, सोहन, अनेकों प्रकार के हम लोग नाम ले सकते हैं। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा, यानी व्यक्तियों का नाम हो गया। अब वस्तु के नाम हम लोग देखेंगे, रामायण, महाभारत, किताब इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल, ये भी एक वस्तु है, वस्तु का नाम है। अगर मैंने किसी भी कैमरा ले लिया, वो भी एक वस्तु का नाम है। इस प्रकार मेज, टेबल, कुर्सी इत्यादि अनेकों प्रकार के वस्तु के नाम जो मैं ले रहा हूँ वे सब वस्तु के नाम है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब स्थान में देखेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि। तो इस तरह से स्थान में हम लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुंबई अनेकों प्रकार के जगह का नाम हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो किसी जाति समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, जो किसी जाति समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, पहाड़, फूल इत्यादि। अब इसका उदाहरण देखेंगे। लड़की, यहाँ पर पूरी लड़की जाति को दिखाया गया है। यहाँ पर पूरी लड़की जाति को दिखाया गया। अगर यहाँ पर मैंने किसी एक लड़की का नाम लिया होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि रीता, तो रीता एक लड़की का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ में किसी एक लड़की के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ में पूरी लड़की जाति के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ में जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, यहाँ पर पूरे लड़के जाति को दिखाया गया है। अगर यहाँ पर भी मैंने एक किसी लड़के का नाम लिया होता जैसे मोहन, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ में किसी एक पार्टिकुलर लड़के का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ लड़का जाति को बताया गया है, इसलिए यहाँ में जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पहाड़, यहाँ पर पूरे पहाड़ के जाति को दिखाया गया है। फूल, यहाँ पर पूरे फूल के जाति को दिखाया गया है। अगर इसी फूल में हम गुलाब, कमल ये सब नाम ले लेते तो
एक फूल के बारे में मैं बताता, गुलाब अगर ले लेता तो गुलाब के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ में पूरे फूल जाति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ में जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या दशा इत्यादि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से ध्यान दें, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या दशा इत्यादि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, प्यास, बचपन इत्यादि। यहां में मिठास भाव प्रकट कर रहा है, प्यास भाव प्रकट कर रहा है, बचपन हमने बचपन के बारे में डाल दिया, तो ये बचपन हम यहाँ में भाव प्रकट कर रहा है कि वो लड़का बचपना में है, अपने बचपन में है। तो इस प्रकार यहाँ में भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन आज तक आप लोगों ने किसी भी मोबाइल, यूट्यूब के जरिए, क्लास के जरिए, मुझे उम्मीद है कि लगभग लोगों ने इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन आज मैं कुछ अलग इस वीडियो में जो लेके आया हूँ वो है भाववाचक संज्ञा बनाना। हम इसमें सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार बनाएंगे, उदाहरण के तौर पर और पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरे शांति से इस वीडियो को देखें, बिना घबराए हुए, और एकदम अच्छा से ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो ज़रूर आपको समझ में आएगी। और कभी भी किसी भी समय इस ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी संज्ञा पढ़ने की फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से संज्ञा को एक बार में ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया गया है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया गया है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इन 5 प्रकार से, पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से, इन 5 प्रकार से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे दास, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा, वहाँ में भाव कैसे प्रकट होगा उसको मैंने इधर दिखाया है। तो उदाहरण के रूप में मैं दोनों तरफ कॉलम बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। दास भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा तो दासता हो जाएगा। मजदूर, एक पूरे मजदूर, श्रमिक, पूरे उसके जाति के बारे में यहाँ में बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो मजदूरी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पात्र, पात्रता। तो इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पहले सर्वनाम फिर भाववाचक संज्ञा, 2 कॉलम बना के इसमें भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखें और आपको एकदम समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अपना, अपनापन, सर्वनाम में अपना, भाववाचक संज्ञा उसका हो जाएगा अपनापन। सर्वनाम हुए मम, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा तो ममता हो जाएगा। अहम, अहंकार। निज, भाववाचक संज्ञा में निजता हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किससे करते हैं ये हम लोग जान लिए हैं। अब आगे और देखते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हम लोग कैसे बनाएंगे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसा कि आप विशेषण जानते हैं, विशेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की विशेषता को, गुण को दिखाना,
उसके गुण को बताना विशेषण होता है। ठीक अब विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे यहाँ में हम लोग देखेंगे। मीठा विशेषण है, भाववाचक संज्ञा मिठास। एक विशेषण है, एकता भाववाचक संज्ञा होगी। कमजोर उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है कि वो कमजोर है, लेकिन उसी को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो कमजोरी हो जाएगी। स्वतंत्र ये उसकी विशेषता है क्योंकि वो आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जब उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वो स्वतंत्रता हो जाएगी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया घबराना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा, घबराहट हो जाएगी। गाना गान हो जाएगी। पढ़ना भाववाचक संज्ञा में पढ़ाई हो जाएगी। हंसना हंसी हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अनेकों सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं इसी प्रकार से हम लोग परिवर्तित करते चले जाएंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो अव्यय क्या है, तो मैं अव्यय का भी एक वीडियो बना के डाला हूं। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं अव्यय के बारे में बता दूं कि अव्यय को हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। और अव्यय का मतलब होता है कि जिस शब्द में लिंग संज्ञा विशेषण के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो अब अव्यय से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है। एक एकता, शीघ्र भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होगा, शीघ्रता हो जाएगा। निकट भाववाचक संज्ञा में निकटता हो जाएगा। समीप भाववाचक संज्ञा में समीपता हो जाएगा। जल्द भाववाचक संज्ञा में जल्दबाजी हो जाएगी। देर भाववाचक संज्ञा में देरी हो जाएगी। समीप समीपता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। धिक धिक्कार हो जाएगी भाववाचक संज्ञा में। नीचे नीचाई हो जाएगी भाववाचक संज्ञा में। इस प्रकार किसी भी अव्यय को हम लोग भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने यहाँ में उदाहरण के रूप में हर प्रकार से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, और उदाहरण एक एक 2-2 उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। इसी से जितना भी आप उदाहरण, जितना भी एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फॉर्मूला, नियम, रूल यही है। इसी के सहारे आप लोग संज्ञा में अव्यय से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं, या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल इत्यादि। तो यहाँ में मेटल का भी हमने यहाँ में प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अगर किसी भी द्रव्य या पदार्थ को हमने ले लिया, पानी, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, तेल इत्यादि, इस प्रकार से जो भी हमने ले लिया तो वहां में द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। नीचे दिया हुआ है नोट। यहाँ सभी उदाहरण द्रव्य या पदार्थ को दर्शा रहे हैं। जो मैंने उदाहरण दिया है, पानी, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल इत्यादि, अनेकों नाम हो सकते हैं, ये सभी द्रव्य और पदार्थ को ही दर्शा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। दोनों को हम लोग समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं।
जो किसी समूह या समुदाय के बारे में बोध कराए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, या समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जो किसी समूह या समुदाय के बारे में बोध कराए, बोध मतलब ज्ञान कराए, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टोली, भीड़, सेना इत्यादि। सेना एक समूह में है, कक्षा समूह में है। इस प्रकार से हम लोग अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। हमने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए 2-3 उदाहरण का यहाँ में प्रयोग किया हूँ, तो इसलिए आप लोग और भी ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं। नीचे ध्यान देंगे, नोट, यहाँ सभी उदाहरण समुदाय या समूह को ही दर्शा रहे हैं। यहाँ में मैंने जो भी उदाहरण प्रस्तुत किया है वो समुदाय या समूह को ही दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग समुदायवाचक संज्ञा को बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। जहाँ में समूह या समुदाय के बारे में हमें ज्ञान मिलता है वहाँ में समुदायवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग आज संज्ञा के बारे में जाने, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डाला है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है, उन सबको मैंने खोज करके डाला है। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।